Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस के 14 फरवरी के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि नस के 14 फेब के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास नस के अंदर आ रहे हैं और आज के दिन में कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक छोटी सी बात से अपनी बात का आगाज करूंगा कि बेटा देखो नस के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हो, बार बार मुझसे बच्चे पूछते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो भाई आज के दिन में भी जिन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए ये वही टॉपिक्स है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्डली 6 to 7 टॉपिक्स। आप उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो। इसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर जो टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है वो ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगोनोमेट्री की तैयारी सबसे अच्छे तरीके से करो। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट्स को, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपके पास पीरियड के कॉन्सेप्ट्स को, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज को, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एरिया ऑफ द ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे पास पेपर्स के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास देन जो टॉपिक सबसे ज्यादा नस के अंदर पूछा जा रहा है ये है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना है। तीसरे नंबर के ऊपर जो टॉपिक बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछा जा रहा है ये टॉपिक हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेटा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि भाई आपके पास सिंपल वे में क्या होता है। भैया आपके पास मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होती है, आपके पास एडिटिव लॉ क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे एंड सो ऑन। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट ईयर मैथ से हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, एफएससी की मैथ से, जो कि नस के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके अंदर हमारे पास ये आता है प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक थोड़ा सा कम आता है मगर अगेन अगर किस्मत खराब हो तो 10 एमसीक्यूज आ जाती हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ो मत। अच्छा, अगर मैं सेकंड ईयर साइड से बात करूं तो सेकंड ईयर साइड से सबसे हैवी टॉपिक कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल्स, इनके क्वेश्चंस बेतहाशा आते हैं। सही है। इसी तरीके से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। लिमिट्स के टॉपिक इज वन ऑफ द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट्स को लाजमी तौर पर कवर अप कर लो, कुछ करो ना करो, सही है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इससे भाई काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक्स एक्सिस का स्लोप, वाई एक्सिस का स्लोप, लाइन पैरेलल टू एक्स, लाइन पैरेलल टू वाई एंड सो ऑन। तो इस चीज के ऊपर आपने सबसे ज्यादा वर्किंग करनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर भी। इसके अलावा फर्स्ट ईयर से फंक्शंस के अंदर से खाली इनवर्स ऑफ द फंक्शन या फिर आप लोग कंपोजिट फंक्शन, इन दो टॉपिक्स को कवर कर लो, इनफ है। इससे ज्यादा फंक्शंस में नहीं पूछा जा रहा। वेक्टर्स के क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में आएंगे। एक टॉपिक जो आपको और मजीद कवर करना है वो वेक्टर्स का टॉपिक है। तो भाई ये 6-7 टॉपिक्स हैं जिनको लाजमी तौर पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आई कैन बेट यू वन थिंग, आप आराम से नस के टेस्ट के अंदर 160 प्लस का स्कोर कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर अब्दुल रहमान फैसल, शहीर हसन का नस के 161 का स्कोर नेट नंबर 1 के अंदर, नेट नंबर 1 के अंदर शहीर का 161 प्लस का स्कोर। तो भाई ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तरीके से बैठ के तैयारी करी। आप भी बहुत आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। रिमेंबर दिस थिंग, पास पेपर्स को लाजमी तौर पे कवर करिए। जितने भी पास पेपर्स मैंने अभी तक कवर करवाए हुए हैं उन तमाम के तमाम पास पेपर्स को आपने लाजमी कवर करना है। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। देखो नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस हैं। कभी कभार बच्चे कहते हैं कि सर वो जो आपने पेपर कल करवाया था वो नहीं आया, तो भाई जरूरी नहीं कि वो आ सके, उसके पीछे रीजन है। बेटा मैंने मोर देन 4000 एमसीक्यू नस के सॉल्व करवाए हैं। भाई नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो भाई बहुत दफा पास पेपर रिपीट होते हैं। हो सकता है कुछ दफा क्वेश्चन उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए, उससे रेप्लिकेट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, जरूरी थोड़ी कि सेम वर्डिंग के ऊपर ही है। भाई नस के पास हजारों क्वेश्चन है। नस पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। नस के जितने कैंपस है नस के पाकिस्तान में मौजूद है, इतनी किसी यूनिवर्सिटी को और मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनका क्वेश्चन बैंक बड़ा है, आपको बात समझनी पड़ेगी। तो भाई पास पेपर्स का मतलब ये नहीं होता कि एडिटेड छाप के वही क्वेश्चन आएगा वही आंसर आएगा रट के जाओ, नहीं। पास पेपर्स का फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चंस की सिनेरियो समझ में आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या लॉजिक हो सकती है, क्या मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर मैं नस बिजनेस स्कूल की बात करूं तो नस बिजनेस स्कूल के तो पेपर्स लग भी नहीं रहे। नस बिजनेस स्कूल में तो इस दफा बिल्कुल ही अलग सीन हो रहा है कि भाई नस बिजनेस स्कूल में इस दफा जो बिजनेस मैथमेटिक्स होती थी उसके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो वो तमाम बच्चे जो एनबीएस में अप्लाई कर रहे होते थे तो वो पहले क्या करते थे, अरे सर वो तो छोटे छोटे एवरेजेस के क्वेश्चंस आते हैं, ओईटीपी कवर कर ली तो हो गया। भाई अब जो एनबीएस के अंदर
नेट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, मैंने 3-4 दिन पहले एनबीएस के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करवाए। आप उन क्वेश्चंस को देखें, उसमें टाइम के व्हाट प्रॉब्लम्स हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के व्हाट प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई एनबीएस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है कि एनबीएस के अंदर भी अब वो टिपिकल आसान क्वेश्चन नहीं दे रहे, अब वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी दे रहे हैं। एडवांस लेवल यानी कि जिस तरह आईबीए में आते हैं क्वेश्चन, जिस तरह क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं, वैसे एनबीएस के अंदर भी आ रहे हैं। तो एनबीएस की तैयारी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, सही है ना। तो भाई इन दो चीजों का ख्याल रखो। और अगर आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है तो भाई अभी तो मैं आपको मशवरा दूंगा, खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लो। नस बिजनेस स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एवरेजेस हो गया, मीन हो गया, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए कि भाई आपको मालूम होना चाहिए वर्क एंड स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, आपको स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, लॉग से कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए। बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आते ही आते हैं, सही है। अगर अब आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा तमाम बच्चों को, चाहे आप नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, चाहे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, अभी जो टाइम कम है तो उसमें तो आप पास पेपर्स को कवर कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खाली गो थ्रू कर लो। मगर अगले नेट के लिए ये कोशिश करो कि प्रॉपर तैयारी करो, अगले नेट के लिए कोशिश करो कि प्रॉपरली अपनी तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि भाई मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 14th ऑफ फेब से, जो कि आज से। तो मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 14th ऑफ फेब से। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा एप्टीट्यूड का। एक एक चीज आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको तमाम का तमाम कोर्स और तमाम के तमाम टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो लाजमी तौर पे अपने बैच को ज्वाइन करना है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ा फायदा इस बैच का क्या होता है कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी। चाहे आप नस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यूईटी के लिए कर रहे हो, फास्ट के लिए कर रहे हो, जीआईकेआई के लिए कर रहे हो, नस बिजनेस स्कूल के लिए कर रहे हो, फास्ट बिजनेस स्कूल के लिए कर रहे हो, आईबीए के लिए, एनईडी के लिए, मेरान के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, यू कैन नेम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं भाई, वो एक यूनिवर्सिटी की फीस लेते हैं पढ़ाने की। यहां पे मेरे पास क्या है, आप पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, वी विल बी टीचिंग यू। तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, अगर आप नस में अप्लाई कर रहे हो तो भाई फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनईडी और द यूईटी और द मेरान, तो वहां पे तो भाई वो भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, या कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, या आपके पास एनटीएस के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, आईक्यू का पोर्शन होगा, या आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स भी होगी। तो हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। जो नस बिजनेस स्कूल का बच्चा है उसकी जो बिजनेस मैथमेटिक्स आपको वो भी पढ़ाई जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग हम आपको कवर देंगे, आप प्रॉपर शेड्यूल होगा आपका। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं सेम पैटर्न के ऊपर, जैसे कि नस का टेस्ट होता है, प्रॉपर टाइमर लगा हुआ है, जिस तरह फास्ट का टेस्ट होता है, एनईडी का टेस्ट होता है। इस टेस्टों को देने से आपकी तैयारी एक्चुअल एग्जाम की बहुत अच्छी होती है। जब आप टेस्टों को देते हो मल्टीपल टाइम्स, तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर प्रेशर। तो जब हम टेस्टों को मल्टीपल टाइम्स देते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये होता है कि आप अपने एक्चुअल टेस्ट में अच्छा प्रोग्रेस करते हो। तो टेस्टों को लाजमी तौर पे देना है भाई, टेस्टों के बगैर कुछ भी नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर। तो इस तरीके से हमारा सिनेरियो चलता है। खैर, आज के एमसीक्यूज के ऊपर मूव करेंगे। आज के दिन में सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज हमारे पास पूछा गया। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है आई डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट आई। अब देखो भाई, कभी भी आपके पास वेक्टर्स में कंपोनेंट आ रहे हो, सिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में अगर आप कभी भी डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 के बराबर। मगर दुनिया में कभी भी अगर आप अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0 के बराबर। वाइल दुनिया में कभी भी अगर आप सिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आंसर 0 होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कभी भी अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आंसर थर्ड कॉन्सेप्ट होता है। मगर यहां पे एक लॉजिक होती है कि देखो, कभी भी अगर अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, उसका आंसर क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट। मगर ये फॉलो करता है एक रूल को, आई जे के रूल को, कि भैया हमारी डायरेक्शन कैसी होगी, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब देखो, अगर मैं के से आई पे जा रहा हूं तो भाई के से जब मैं आई पे जा रहा हूं तो इस रोटेशन को फॉलो कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का जे। यानी कि देखो, आई का आई, डॉट का डॉट, के क्रॉस प्रोडक्ट आई किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के जे के। अब जब मैं आई डॉट प्रोडक्ट जे लूंगा तो जो कोई अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 0 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एफ एक्स आ रहा है किसके बराबर, साइन स्क्वायर 1/x के बराबर, सही है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ प्राइम x/3। कोई मसले की बात नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है आपसे कि भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है। एग्जामिनर इज सेइंग कि तुम्हारे पास एफ एक्स जो आ रहा है ना, एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू बराबर आ रही है हमारे पास साइन स्क्वायर, लेट मी चेंज द कलर। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर 1/x के बराबर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ प्राइम x/3। हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सही है ना, हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे,
देखो सबसे पहले उसको सिंपलीफाई कैसे करोगे? सिंपल साइन स्क्वायर वन बाय एक्स का आपको डेरिवेटिव लेना है, कैसे लोगे भाई? साइन स्क्वायर वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला। पावर को पहले लिखोगे क्योंकि देखो स्क्वायर आ रहा है ना साइन के ऊपर, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, अब बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके बेस का डेरिवेटिव लोगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस के बराबर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस के बराबर। और फिर फाइनली अपने फंक्शन को, अपनी टर्म को रेडी लिख दोगे, और अगेन अभी भी बात खत्म नहीं होगी, अब आगे जाके वन बाय एक्स का डेरिवेटिव भी लोगे। अब आगे जाके आपको वन बाय एक्स का डेरिवेटिव भी लेना है। तो बेटा देखो वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर नेगेटिव वन का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो बन जाएगा पावर में नेगेटिव का 2। आप खुद देखो ना कि भाई वन बाय एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर में नेगेटिव वन। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं? पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिख दो, तो क्या बन गया? नेगेटिव का वन इंटू एक्स की पावर नेगेटिव 2। तो क्या बन गया? नेगेटिव का वन इंटू एक्स की पावर में नेगेटिव का 2। तो आसान भाषा में मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2 साइन का साइन, यहां पर आ गया वन बाय एक्स का वन बाय एक्स, यहां पर आ गया कॉस का कॉस, वन बाय एक्स का वन बाय एक्स, और आगे क्या हो गया? नेगेटिव का, नेगेटिव की वैल्यू को बेशक आप स्टार्टिंग में लिख दो, एक्स की पावर में नेगेटिव 2, तो ऊपर से नीचे भेजूंगा तो एक्स स्क्वायर बन गया। सो भाई आपके एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर कह रहे हैं एफ प्राइम एक्स बाय 3 निकालना है। हमें क्या निकालना है? एफ प्राइम एक्स बाय 3। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो वैसे। पहला तरीका क्या है कि डायरेक्टली जो आपका आंसर आ रहा है ना, इसमें जहां जहां एक्स आ रहा था उसकी जगह के ऊपर ये एक्स बाय 3 डाल दो। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे इनपुट क्या डाल दो? वहां पे इनपुट डाल दो एक्स बाय 3 का। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे क्या डाल दो? इनपुट डाल दो एक्स बाय 3 का। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे उसकी जगह पे इनपुट डाल दो एक्स बाय 3 का। दूसरा तरीका, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो। कैसे? कि भाई देखो हमें ये बात मालूम है साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर होता है किसके? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ऐसा ही है ना? तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं तरीके से लिख सकता हूं कि साइन का डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2 का साइन 2, ये साइन 2 फॉर्मूले का, और थीटा, थीटा किसके बराबर है? यहां पे थीटा बराबर है 1/x के। सही है? और ये वाला जो 1/x स्क्वायर था, इसको मैं अलग से बाहर लिख देता हूं। इस वाले 1/x स्क्वायर को अलग से बाहर लिख देता हूं। एक तरीका सॉल्व करने का ये कि पहले आपने इस टर्म को क्या करा? साइन के डबल एंगल फॉर्मूले में क्लोज करवा दिया। अब एग्जामिनर ने आपसे सिंपल एफ प्राइम नहीं मांगा। देखो अगर तो एग्जामिनर सिंपल एफ प्राइम मांगता है तो ये आंसर होता। एग्जामिनर कह रहा है कि इनपुट भी डालो। इनपुट क्या डालो? x/3, यानी कि जहां जहां x आ रहा है वहां पे x/3 को डाल दो। तो डाल दो यार, क्या मसले की बात है इसमें? तो भाई क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का साइन 2 का 2, और ये जो 1/x आ रहा है ना, इस x की जगह पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? x/3 को प्लॉट कर दो। सही है? फिर आगे अगेन 1/x स्क्वायर, तो इस x की जगह पे आपने x/3 को डाल दिया, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास साइन का साइन 2 का 2, ये नीचे वाला 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय x बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया? इधर हो गया मेरे पास x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, और अगेन नीचे से नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी, तो बन जाएगा 9/x स्क्वायर के बराबर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? पहले नंबर के ऊपर देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन बेसिकली पेपर में गिवन था साइन स्क्वायर 1/x, इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? देखो साइन के ऊपर कभी भी पावर आ जाए ना, तो साइन का पावर फॉर्मूला, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखा, पावर में से एक माइनस करके लिखा, फिर आपने बेस का डेरिवेटिव लिया, फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि यहां पे एंगल सिंपल एक्स नहीं था, यहां पे एंगल गिवन है 1/x का, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव का 1 इंटू एक्स की पावर नेगेटिव 2। तो इस तरीके से आपका डेरिवेटिव आ गया फाइनली। मगर अब मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि भैया यहां पे हमें ये बात मालूम है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी साइन स्क्वायर का क्वेश्चन हो या कॉस स्क्वायर का क्वेश्चन हो, हमेशा वहां पे साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। तो हमने क्या करा? इसको क्लोज करवा दिया साइन के डबल एंगल फॉर्मूले पे। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म हो रहा है, यहां पे और से देखो ना, ये 2, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पे क्लोज कर दिया। बाहर वाला 1/x स्क्वायर एज इट इज कैज इट इज। अब चूंकि एग्जामिनर ये नहीं कह रहा, हमारे पास यहां पे एफ प्राइम की वैल्यू आ गई, हमारा एफ प्राइम आ चुका है। एग्जामिनर क्या कह रहा था कि एफ प्राइम x/3 बताओ, एफ प्राइम x/3 की वैल्यू बताओ। यानी कि भाई जहां जहां तुम्हारा फंक्शन आ रहा है, इनपुट जो आ रहा है, वहां पे x/3 भी डालना है। यहां पे n/3 गिवन था या x/3 गिवन था, ये चीज आ रही थी। तो अब देखो, ये जहां जहां x आ रहा था आपने वहां पे क्या डाल दिया? x/3 डाल दिया। सिंप्लीफाई करवा दो, फाइनल आंसर आ गया। दैट्स द लॉजिक हियर। बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते हैं, सर मुश्किल क्वेश्चन है। अरे भाई इसमें क्या चीज मुश्किल है यार? क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर में पूछा गया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। अगेन एक चीज बार बार कह रहा हूं, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज लाजमी करके चले जाओ, दुआएं दोगे बेटा मुझे। डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज करके चले जाओ, दुआएं दोगे, पहले बता रहा हूं। एग्जामिनर कहता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके फिर फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। क्वेश्चन हमारा सिंपल वे में
अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो। ये आ रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से वेक्टर्स के ऑपरेशंस के ऊपर, उनकी ट्रांसलेशंस के ऊपर, सही है ना। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एन जो है ना वो बराबर है किसके, पी क्यू के। ओके, पी बराबर है 2,2 के एंड क्यू बराबर है 3,4 के। अगर एन बराबर हो जाए वी के, इफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वी इज 4,6, देन द एंडिंग पॉइंट इज डैश। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जामिनर पहले क्या कह रहा है, एन किसके बराबर है, पी क्यू के। फिर कहता है कि भैया नहीं, देन एन इज इक्वल टू वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेक्टर वी किसके बराबर होगा, वेक्टर वी किसके बराबर होगा, क्यूपी के रिजल्टेंट के। नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि वेक्टर वी किसके बराबर है, वेक्टर वी बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से क्यू माइनस पी के रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास हो। इस तरीके से हम वेक्टर वी का क्या निकाल लेंगे, टर्मिनल पॉइंट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो मुझे साफ तौर पे मालूम है कि मेरे पास वेक्टर पी किसके बराबर था, 2,2 के, क्यू बराबर है किसके, 3,4 के। सो भाई अगर मैं 3 माइनस का 2 करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अगर मैं 4 माइनस का 2 करता हूं तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो ये देखो वी का टर्मिनल पॉइंट आ गया मेरे पास। मुझे मगर हमें टर्मिनल पॉइंट जो ओरिजिनली वी का गिवन है वो किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में, 4,6 के। अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ो तो क्वेश्चन में आपको वी का ओरिजिनल टर्मिनल पॉइंट का गिवन था 4,6, हमें एंडिंग पॉइंट निकालना है। तो भाई ये वाला जो टर्मिनल पॉइंट निकाला है ना, इसको क्या करवा दो, इसको एड अप करवा दो दूसरे टर्मिनल पॉइंट के ऊपर, तो आपका एंडिंग पॉइंट आ जाएगा एक्चुअल में। तो भाई क्या करूंगा, ये जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसको इस पॉइंट के अंदर ऐड करवा देते हैं। तो 4 प्लस का 1 5 हो जाएगा, 6 प्लस का 2 सिंपल तरीके से 8 के बराबर। तो आपका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 5,8। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया देखो, दोबारा समझो। आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर, आपको एन के बारे में बताया जा रहा है कि एन बराबर है पी क्यू के, सही है ना। आपको पी और क्यू दोनों के पॉइंट्स गिवन है। आगे एग्जामिनर कह रहा है अगर एन बराबर है वी के और उसका वी का जो एक्चुअल टर्मिनल पॉइंट है ना 4,6 है। सो भाई मुझे जो वेक्टर गिवन देना, हमने क्या करा, हमने इसका सबसे पहले जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया कि भाई इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो टर्मिनल पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1,2 का। मगर एक्चुअल टर्मिनल पॉइंट क्या था, 4,6 का। तो अगर मैं जो मेरे पास अभी इन पॉइंट्स के जरिए टर्मिनल पॉइंट आया और जो एक्चुअल गिवन है, जब मैं उनको एडअप करवाऊंगा तो मेरा एंडिंग पॉइंट आ जाएगा अल्टीमेटली, सही है ना। कितना आगे हो गया वो साफ तौर पे पता है बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइडेड पॉलीगॉन हैज द सम ऑफ द इंटरनल एंगल इक्वल टू सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल। कह रहे हैं कि भाई कौन सा पॉलीगॉन होगा जिसके अंदर तमाम इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा वो बराबर होगा तमाम एक्सटर्नल एंगल्स के सम के। यानी कि एग्जामिनर ने कंडीशन दे दी कि भाई सम ऑफ इंटरनल एंगल अगर बराबर है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स के, तो बताइए पॉलीगॉन कौन सा फॉर्म होगा। अब देखो इंटरनल एंगल्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर पॉलीगॉन के अंदर इंटरनल एंगल्स फाइंड करने होते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, सही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको कभी भी दुनिया के अंदर तमाम एक्सटर्नल एंगल्स का सम चाहिए तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 360 डिग्री के। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैं दोनों को आपस में बराबर में कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स बताइए कि जहां पे तमाम इंटरनल एंगल्स के सम बराबर हो एक्सटर्नल एंगल्स के सम के। तो मुझे पता है इंटरनल एंगल से सम निकालने का फॉर्मूला, मुझे पता है एक्सटर्नल एंगल से सम निकालने का फॉर्मूला, दोनों को आपस में कंपेयर करवा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, जीरो से जीरो कट गया। 18 के टेबल में 36 कहां पर होता है, 2 के ऊपर मिलेगा। तो ये क्या बन गया, ये आपके पास आ गया एन माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। माइनस के 2 को वहां भेजोगे प्लस का 2 बन जाएगा, तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 के बराबर आ गई। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान था। अरे भाई आसान नहीं था, आसान बनाया गया, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच को ज्वाइन करिए। ये बैच इस आज से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपकी मल्टीपल टाइम तैयारी कवर करवाई जाएगी, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, आईबी की कर रहे हो, लम्स की कर रहे हो, प्यास की कर रहे हो, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। लाजमी तौर पे इस लेक्चर को गो थ्रू करें, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ पॉइंट 4,5 passes through the line having the slope equal to parallel lines slope 1 by root 3 then find the equation of tangent। ओके, एग्जामिनर तुमसे दो बातें कर रहा है। एग्जामिनर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी इस क्वेश्चन में बाय द वे। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, एक पॉइंट है और वो पॉइंट आ रहा है 4,5 का। ये पास कर रहा है एक लाइन से, ओके, एक लाइन से पास कर रहा है जिसका जो स्लोप है ना वो बराबर है एक पैरेलल लाइन के स्लोप के, जो कि स्लोप की वैल्यू गिवन है 1 बाय अंडर रूट 3। तो आपको उस इक्वेशन की उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। कैसे निकालोगे भाई, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप हमेशा बराबर होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, है ना। तो मुझे पॉइंट गिवन है, मुझे स्लोप भी गिवन है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है यार। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है इसका मतलब आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री सही नहीं पढ़ी हुई। भाई आपको लाइन पे पॉइंट गिवन है, आपको पैरेलल लाइन का स्लोप गिवन है। भाई इफ द टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो यानी कि अगर पैरेलल लाइन का स्लोप गिवन है तो उस लाइन का स्लोप भी वही होगा। तो आप सिंपल तरीके से अपना इजीली यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, तो भैया ये क्या बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू होती है किसके बराबर, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m इंटू एक्स माइनस का x1। तो y माइनस का y1 बराबर है 5 के। आगे क्या आ जाएगा, स्लोप, स्लोप बराबर है किसके, 1 बाय रूट 3 के इंटू एक्स माइनस का x1 बराबर है किसके, 4 के।
तो √3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट शुड बिकम √3y माइनस का 5 √3 इक्वल टू के बाद x माइनस का 4। तमाम वैल्यूज को हम लोग एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो x माइनस का √3y माइनस का 5 √3 वहां पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 5 √3। ये आपका फाइनली आंसर आ रहा होगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कॉनिक सेक्शन से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहते हैं द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज 4 इफ द सेंटर इज 2 -3 एंड द एसेंट्रिसिटी इज 2 देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज डैश। देखो कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला का मतलब क्या है, आपको बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 4 के बराबर। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं सेंटर बराबर है 2 -3 का। इसका मतलब क्या है कि भाई इस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, तो यानी कि आपको h k की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 2 -3 के बराबर। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है ना वो तुम्हारे पास 2 के बराबर है। इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की। अब देखो सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, हमें पता है दो बातों के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दो, कि भाई मुझे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है 2, तो मैं यहां से ए की वैल्यू पहले निकाल लूंगा। किस पैटर्न के ऊपर, कि भैया देखो हमें ये बात मालूम है C इज इक्वल टू ए का फॉर्मूला होता है। C किसके बराबर होता है, C बराबर होता है A इंटू ई के। सो भाई अगर मेरे पास E की वैल्यू बराबर है किसके, 2 के, अगर मेरे पास E की वैल्यू बराबर है 2 के, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 2A के बराबर। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A के बराबर। या फिर अगर मुझे A की वैल्यू की टर्म्स में बात करनी है, तो A की टर्म्स के ऊपर कैसे बात करूंगा, कि E यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी सिंपल तरीके से C डिवाइडेड बाय 2K। आप किसी भी वैल्यू के तौर पर उसको रख सकते हो, ताकि फिर फर्दर आगे चल के सिंप्लीफाई करवा लो ना, कि भाई मैं इसको करता हूँ C की फॉर्म में रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई C किसके बराबर है, E की वैल्यू क्या थी, E की वैल्यू है 2 के बराबर, तो C बराबर है 2AK। अब हमें मालूम है कि हमें तो भाई A की प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालें, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे हाइपरबोला का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। हाइपरबोला का रिलेशन क्या होता है, देखो हाइपरबोला का रिलेशन हमारे पास होता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ये हाइपरबोला का रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। C की जगह पे C की वैल्यू डालो तो 2A का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4A स्क्वायर इक्वल टू के बाद A स्क्वायर का A स्क्वायर, और B स्क्वायर किसके बराबर है, B स्क्वायर बराबर है 4K। तो भैया एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस का जब यहां पर आएगा तो ये बन जाएगा 4A स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि 3A स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू के बाद 4 का 4 एट इज। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल 4 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सिंपल 4 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, लॉजिक क्या है भाई, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है फर्दर, देखो ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहीं पे भी नहीं बताया हुआ कि मेरे पर्टिकुलर मेरा ट्रांसफर एक्सेस का हाइपरबोला आ रहा है या फिर कॉन्जुगेट एक्सेस का आ रहा है, तो व्हाट वी कैन एज्यूम, हम इसको नॉर्मल कंडीशन पे लेके चलेंगे कि एक्स एक्सेस का हाइपरबोला है, तो मैं सिंपल एक्स एक्सेस वाली इक्वेशन को अप्लाई कर देता हूं। क्या बन जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर, आगे हो जाएगा माइनस का साइन, देन वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर लेकर जाता हूं तो x माइनस एच, तो बेटा देखो h किसके बराबर है, h बराबर है 2 के, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4/3 के बराबर, सही है, माइनस का साइन, y माइनस के का होल स्क्वायर, के किसके बराबर है भाई, के बराबर है -3 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस के 3 का होल स्क्वायर बन गया। बी स्क्वायर बराबर है 4 के इक्वल टू के बाद 1। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म कभी भी मैथ्स में डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में 4 का 4, यहां पे हो जाएगा माइनस का साइन, इधर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में 4 का 4 इक्वल टू के बाद 1। अब चूंकि दोनों टर्म से नीचे एलसीएम सिमिलर आ रहा है, एलसीएम को एक ही बार लोगे और ऊपर वाली स्क्वायर्स को ओपन करवा दो तो आपकी इक्वेशन आ गई। या फिर हो सकता है कि आपको ऑप्शंस के अंदर यही आंसर गिवन हो, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस का गिवन है। तो भाई सिंपल वे में सिंप्लीफाई अगर करवाऊंगा तो क्या बन गया, देखो नीचे दोनों टर्म्स के नीचे 4 आ रहा है ना, दोनों टर्म्स के नीचे 4 आ रहा है, तो 4 एक ही बार लिखा जाएगा, वहां पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 4 है वहां पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस का 2 2 4, x प्लस का 4, फिर आगे हो जाएगा माइनस का साइन, इधर हो जाएगा सिंपल y स्क्वायर प्लस का 3 2 6y प्लस का 3 का स्क्वायर इज 9। तो इसको अब बैठ के हम सिंप्लीफाई करवा लेते हैं फर्दर। फर्दर सिंप्लीफाई देखो कैसे करवाएंगे, कि आप 3 को ओपन अप करवा लो तो ये बन जाएगा सिंपल 3x स्क्वायर माइनस का 3 4 12 x प्लस का 3 4 12। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू के बाद 4। तो भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 6y। 12 में से 9 को निकालोगे तो क्या बचेगा, 12 में से अगर 9 जाएंगे तो बेटा प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 4 यहां भेजोगे नेगेटिव का 4, तो ये बन गया मेरे पास सिंपल
तरीके से नेगेटिव का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनली आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन आ जानी चाहिए। ये हमारे पास हमारी फाइनली हाइपरबोला की इक्वेशन डिपेंड करता है भाई, एग्जामिनर ने यहां तक सॉल्व करने को बोला तो यहां तक सॉल्व कर लोगे। अगर तो एग्जामिनर डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व खत्म करने को कह रहा है तो भाई यहीं पे खत्म कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। आपका ऑप्शन के अंदर अगर ये आंसर गिवन है ये आंसर होगा, ऑप्शन में ये आंसर गिवन है ये आंसर होगा। एग्जामिनर फर्दर सिंप्लीफिकेशन को कह रहा है तो यहां तक का आंसर आ जाएगा। डिपेंड करता है ना कहां तक एग्जामिनर ने ओपन करने को कहा हुआ है। जहां तक भी ओपन करने को बोले वहां तक ओपन कर लो, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है इसके अंदर। क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है इफ y is equal to 3x plus 5 then the y intercept is dash। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे y इंटरसेप्ट पूछ रहा है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आप x की वैल्यू को जीरो करो तो आपको जो y की वैल्यू मिलती है ना उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को जीरो कर दूं तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव के 5 के बराबर। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा बताइए एट पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो मेरे पास सिंपल तरीके से m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो स्लोप क्या आ गया, इन्फिनिटी के बराबर आ गया। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h x प्लस का 2ky प्लस का c इज इक्वल टू 0, देन आपसे एग्जामिनर आगे पूछना ये चाह रहा होगा कि भाई कोई कंडीशन सेटिस्फाई करके बता दो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्या हो रही है। तो बच्चे ने यहाँ पे कंडीशंस नहीं डिफाइन करी भी, पहले बता रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन गिवन है भाई, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस तरह का जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे कि भाई सर्कल के लिए कंडीशन क्या होगी। सर्कल के लिए कंडीशन होगी ए और बी बराबर होने चाहिए। या एग्जामिनर पूछ लेगा कि एलिप्स के लिए कंडीशन क्या होगी, तो एलिप्स के लिए कंडीशन होगी कि ए और बी कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको जर्नल फॉर्म गिवन है कॉनिक्स की इक्वेशंस की, और एग्जामिनर कह रहा है कि कोई भी आपको जो है ना कॉनिक की इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 अलग है। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर ए और बी बराबर है, अगर अल्फा 0 के बराबर नहीं है और बीटा 0 के बराबर नहीं है, देन थ्री ऑफ देयर। अब आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली में क्या था, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्डिंग नहीं है। सो इस तरह का कोई क्वेश्चन था और इसके ऊपर माइट भी पॉसिबल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या अगेन कॉनिक्स इक्वेशन गिवन हो। सो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट, एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताइए। भाई हमेशा याद रखिएगा पैराबोला की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि पैराबोला की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक चीज होगी। पैराबोला की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक चीज हमेशा मौजूद होगी। तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जिसमें एक वैल्यू आ रही है। मैं आपको एक बड़े मजे की ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। भाई आपके पास चार तरह के कॉनिक्स हैं और इन चारों की इक्वेशंस को पहचानना आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए। एक का नाम पैराबोला है, एक का नाम बेटा एलिप्स है, सही है ना, एक का नाम आपके पास आ रहा है हाइपरबोला, और एक का नाम हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कल। इन चारों कॉनिक्स के अंदर खुदा रहा है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, हर नेट के अंदर आता है, हर दूसरे दिन आता है। तो भाई इनकी कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पैराबोला की या एलिप्स की या हाइपरबोला की या सर्कल की इक्वेशन में डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना बेटा, सर्कल की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। पहली चीज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना ये हमेशा सेम होने चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। यानी कि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के जो साइंस होने चाहिए वो भी हमेशा सिमिलर होने चाहिए। ये होती है सर्कल की इक्वेशन की खास बात। अच्छा इसमें मैं एक और एमसीक्यू भी बता देता हूं, सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 के बराबर। वाइल ऑन दी अदर एंड पैराबोला की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक मौजूद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक मौजूद होना चाहिए, सही है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, साइंस कुछ भी हो सकते हैं, मसले की बात नहीं है। मगर पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 के बराबर। याद रखिएगा पैराबोला की कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक मौजूद होगा इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से इक्वेशन में कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगी। एलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि एलिप्स की इक्वेशन के अंदर सेम सर्कल वाला काम होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, पहली चीज, सही है। अच्छा दोनों के साइंस भी हमेशा सेम होने चाहिए, साइंस हमेशा सेम होने चाहिए, जस्ट लाइक सर्कल के साइंस हमेशा सेम होने चाहिए। मगर डिफरेंशिएशन क्या होता है एलिप्स और सर्कल के अंदर, कभी आपने गौर किया है कि सर्कल ऐसा होता है एलिप्स थोड़ा सा ऐसा होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन ये है कि भाई सर्कल हर तरफ से सिमिलर है, एलिप्स एक तरफ से चपटा होता है, एक तरफ से ज्यादा लंबा होता है। तो उसकी खास बात क्या होती है कि जो एलिप्स की इक्वेशन होती है ना
उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स होंगे ये हमेशा डिफरेंट होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एलिप्स की इक्वेशन में कभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। मैं कहता हूं ये एलिप्स है कि सर्कल है, कैसे पहचानोगे? देखो अगर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सिमिलर है ना तो ये हमेशा सर्कल होगा। अगर मैं कहता हूं कि इक्वेशन आ जाए 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तब ये हमेशा एलिप्स होगा, क्योंकि अब की बारी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या डिफरेंट है। सही है। अच्छा, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी बड़ी फेमस है कि भाई जीरो से बड़ी होती है मगर वन से छोटी होती है। हाइपरबोला का केस क्या होता है? हाइपरबोला के अंदर अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, मगर खास बात क्या है कि भाई एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी कि साइंस डिफरेंट होते हैं। साइंस क्या होती है? डिफरेंट होते हैं। कोफिशिएंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। ये बुनियादी बातें जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है, इन चीजों को आपने बहुत तरीके से हमेशा अंडरस्टैंड करना है। अच्छा एक चीज और भाई, ये कुछ फेमस एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री से डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट आज भी पेपर में बहुत ज्यादा आया हुआ था। डोमेन और रेंज के अंदर यानी कि साइन की डोमेन क्या है, कॉस की डोमेन क्या है, इनवर्स की डोमेन क्या है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो खाली टेबल है यार, उसको पढ़ लो भाई। साइन की डोमेन, कॉस की डोमेन, कॉस की रेंज, सेक की डोमेन, सेक की रेंज, साइन इनवर्स की डोमेन, टेंजेंट इनवर्स की रेंज, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर से पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है, तो इन तीन चार चीजों को कर लो यार, ये मुफ्ते के नंबर है, 6 MCQ सीधे सीधे निकल जाएंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेल्टा डिवाइडेड बाय एस के बराबर, सिंपल इज डेट। सही है ना? अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में से तीन फॉर्मुलाज और बता देता हूं भाई। एक होता है इन रेडियस, एक होता है सर्कम रेडियस, एक होता है स्क्राइब रेडियस। खुदारा इन तीनों को पढ़ लेना, इनका रिलेशन भी होता है आपस में रेशो का, उसको भी कवर अप कर लीजिएगा। ये पेपर में आज भी एमसीक्यू आया हुआ था। देखो ट्रिगोनोमेट्री का एक और फॉर्मूला टेंजेंट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला पूछा हुआ था। सही है ना? टेंजेंट बीटा बाई 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 13/14 है तो कॉट थीटा क्या होगा? ये एमसीक्यूज भी बहुत पेपर में आ रहा है, और ये आज के पेपर में भी आया हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू 13/14 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे कॉट थीटा के लिए? हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 13/14 है तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट क्या होता है? कॉट होता है टेंजन का रेसिप्रोकल। टेंजन क्या होता है? टेंजन होता है दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक। तो कॉट क्या होगा? टेंजन का अपोजिट, तो ब्लैक अपॉन पेंट। ऐसा ही है भैया। तो भैया मेरे पास देखो पी और एच तो है, बी नहीं है, निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया देखो एच की वैल्यू क्या है? एच मेरे पास है 14, तो ये आ गया 14 का स्क्वायर। पी किसके बराबर है? पी हमें कैलकुलेट करना है, बेस नहीं, पी हमें गिवन है, पी हमें 13 गिवन तो है भाई। क्या हो गया? 13, और बेस हम यहां से निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? कैसे सॉल्व करोगे? हम सबको ये बात मालूम है कि 13 का स्क्वायर सिंपल वे में क्या होता है भैया? 169 के बराबर। 14 का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? 196 के बराबर। तो 14 का स्क्वायर क्या है? 196। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, है ना भैया? और प्लस का बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, तो 196 में से अगर मैं 169 को माइनस करवाऊं तो क्या बनेगा भाई? कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है ना, तो बेसिक में चेक कर लेते हैं। तो एक कैरी किया, 16, 16 में से 9 निकालोगे, 8 2 16 होता है ना, तो यहाँ पे तो 9 है, तो ये मेरे पास बचेगा 7। क्या बचेगा? 7। उसके बाद सिंपल तरीके से फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाओ, तो ये बना 8 में से 6 गया, 2 बचे, 27 बच रहा है। यानी कि मेरे पास क्या बचता है? 27। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27 के बराबर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 क्या होता है? 27 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, 27 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता भैया हमारे पास। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें भाई? अगर मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया √27। तो √27 का मतलब क्या है? 27 क्या होता है? 27 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 9 के बराबर, यानी कि 9 3 27 ना। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 इंटू √3। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू √3 के। अब मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बेस मेरे पास किसके बराबर आ गया? 3 √3 के। और परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर था 13 के बराबर, तो ये मेरा कॉट थीटा का आंसर आ गया। क्या मुश्किल बात है इसमें यार? क्या मुश्किल चीज है? मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या मुश्किल चीज है? आप बोलोगे सर आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, दूसरी चीज को निकालना है, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे। थ्योरम को अप्लाई करने के बाद सिंपल सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन दे पेंटेड ब्लैक को अप्लाई करते हुए आपने तो अपोजिट पार्ट की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल इज दैट, कोई इसके रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव मी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? एग्जामिनर देखो आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पाई बाय 2 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो है और एफ डबल प्राइम एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? भाई अगर कभी भी आपका फंक्शन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन होगा किस पे जाएगा? मिनिमा के ऊपर जाएगा, सही है ना? और अगर आपके पास एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है? आपका फंक्शन मिनिमम पे जा रहा है। और अगर कभी भी आपके पास एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू लेसर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? आपका फंक्शन मैक्सिमम के ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम के ऊपर जा रहा है। सो भाई अपोजिट काम होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू आ जाए ना तो इसका मतलब मिनिमम है, अगर लेसर देन जीरो की वैल्यू आ जाए इसका मतलब मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताओ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के ऊपर, इसको कैसे सॉल्व करोगे? भाई बेसिक है। देखो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दुनिया में आप डेरिवेटिव को अप्लाई करते हो, अगर कभी भी दुनिया में आप डेरिवेटिव को अप्लाई, मैं इधर बता देता हूं, अगर कभी भी बेटा आप दुनिया के अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो कांस्टेंट के ऊपर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो के बराबर। मगर अगर कभी भी दुनिया में आप इंटीग्रेशन के ऊपर कांस्टेंट अप्लाई करते हो, यानी कि कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो, तो रिमेंबर दिस थिंग, आपका आंसर जीरो नहीं होता, बल्कि वो कांस्टेंट एडिटिव एक बार लिखा जाता है। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, तो वेरिएबल यहां पर आ जाएगा प्लस के सी के साथ, सही है। वाइल अगर आप कभी भी दुनिया के अंदर लिमिट्स को किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करते हो, तो लिमिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट एडिटिव का एडिटिव रहेगा। तो अब देखो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि इंटीग्रेशन बताइए, किसकी इंटीग्रेशन बताइए भाई, मुझे ये भी तो बताओ ना किसकी बतानी है। तो आगे कहता है इंटीग्रेशन बताइए किसकी? ए प्लस के बी एक्स स्क्वायर की। किसकी इंटीग्रेशन बताइए? ए प्लस के बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स की। कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास जाएगी, इंटीग्रेशन ए के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर। ए की इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एडिटिव लिखा जाएगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वेरिएबल आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। अब बी एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? बी कांस्टेंट है, पहले आ गया, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिखोगे, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास दुनिया में टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा कब आपस में बराबर होता है? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड कि भाई कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। दुनिया के अंदर टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा कब आपस में बराबर होता है? तो भाई याद रखिएगा, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा कब बराबर होगा? भाई 45 डिग्री के ऊपर टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो टेंजेंट 45 बराबर होता है किसके? 1 के, सही है ना? तो तभी अगर मैं टेंजेंट 45 रखूंगा, अगर मैं टेंजेंट 45 रखूंगा और कॉट थीटा, तो कॉट 45 यहां पे रखूंगा, सही है ना? कॉट 45 रखूंगा, तो कॉट के अंदर तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज नहीं पता होती, तो कॉट को चेंज करवाओगे किसके ऊपर? 1 बाय टेंजेंट 45 के ऊपर। तो यहां पे दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। टेंजेंट 45 1 हो गया और कॉट 45 यानी कि 1 बाय टेंजेंट 45 भी 1 हो गया, तो 1 बाय 1 इज बेसिकली दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक एंगल तो 45 होता है जिसमें दोनों बराबर होते हैं, नॉर्मल सी बात है। दूसरा एंगल क्या होगा? देखो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से 180 के अंदर 45 को ऐड कर दो, तो क्या बन गया? 0 और 5, 5 का 5, 8 और 4 क्या होते हैं? 8 और 4 आपके पास हो गया सिंपल तरीके से 12 का 2, एक कैरी, तो 225 हो गया। यानी कि दूसरा एंगल जिसके ऊपर ये दोनों आपस में बराबर होंगे वो होगा 225 का, क्योंकि टेंजेंट 225 भी किसके बराबर होता है? 1 के। सो आपके पास दूसरा एंगल जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे वो कौन सा होगा? 225 का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का जो पीरियड होता है वो होता है पाई के बराबर, यानी कि पाई पीरियड का मतलब होता है कितने अरसे के बाद वैल्यू रिपीट होगी, तो 180 के बाद होगी, तो 180 प्लस का 45 कर दो, सिंपल तरीके से क्या बन गया? ये बन गया आपके पास 225 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल बात है? अच्छा इसके अलावा अगेन आज जो हमारे पास नस्ट के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के अंदर से नेचुरल एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हुए थे। कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था ई की पावर के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? भाई देखो नेचुरल एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोग। यहाँ पे देखो पावर में क्या आ रहा है? यहाँ पे पावर में आ रहा है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों को ट्रिक्स मैंने बताई हुई होती है। अब कोई नॉर्मल बच्चा होगा ना, वहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करेगा स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने के लिए। अगर आप मेरे शागिर्द हो, आप विद इन सेकंड पे कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक सिखाई है। कभी भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना है, सिंपल तरीके से 1/2 लिखो, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो एज इट इज एक दफा नीचे वाले 2 के साथ लिखो, फिर ऊपर जाओ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ, अब रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव ले लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस के 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा भाई ये ट्रिक्स आपको कोई और नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी अच्छी तैयारी हो, लाजमी तौर पे जो न्यू बैच हमारा इस वीक से स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करिए। आपको एक एक चीज डिटेल में वहां पे समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। इसी तरीके से बेटा देखो हमारे पास एक्सपोनेंट से जो बेटा क्वेश्चन आज पेपर के अंदर पूछा गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था
कि भाई क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास ए की पावर में ln रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई याद रखिएगा कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। आप एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखोगे, आप एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से क्या करोगे, एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखोगे, उसके बाद जो भी बेस में वैल्यू आ रही है उसको ln के साथ लिख दोगे। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लोगे। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, क्या मसले की बात है। तो ये आ गया देखो ए ln अंडर रूट एक्स, ln ए का ln ए एज इट इज। अब देखो ln रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे, सिंपल तरीके से ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1/√x। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सर हाशिम की शॉर्टकट स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालने की, तो ये आ जाएगा 1/2√x, और फिर फाइनली एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये पेपर में आज क्यों पूछा गया था, अक्सर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि सर इतना लंबा क्वेश्चन आ गया था, हालांकि वो मुश्किल चीज ही नहीं है। भाई रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया, तो नीचे बच रहा होगा सिर्फ 2x की 2x। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो, कि देखो a की पावर में ln रूट एक्स गिवन है, तो a की पावर ln रूट एक्स एक बार लिखोगे, कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर ln का ln, जो भी बेस वाला नंबर आ रहा है वो ln का फंक्शन बन जाएगा, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे पावर में आने वाले फंक्शन का। अब देखो ये वाली चीज साथ साथ चलती जाएगी। ln रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया, भाई ln अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फंक्शन आ रहा है उसको एक दफा डिवीजन में लिखो। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके रूट एक्स का डेरिवेटिव लूंगा। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की सर हाशिम की शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, 1/2 का 1/2 लिखो, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है उसको एक दफा लिखो। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से लोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि सिंपल वे में ये आपके पास ln रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करवा लो, रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा। तो ये इसका सिंपल डेरिवेटिव आ गया। क्या मुश्किल बात है इसमें भाई, क्या चिंता की बात है, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। सो भाई ये हमारे पास आज 14th ऑफ फेब के तमाम पेपर्स थे जो नस्ट के एग्जाम के अंदर पूछे गए। ये वो तमाम के तमाम पेपर्स हैं जो 14th ऑफ फेब वाले दिन नस्ट के एग्जाम के अंदर पूछे गए। मैं बार बार एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो लाजमी तौर के ऊपर आप नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के, मेरान के, यूईटी के, कॉमसेट्स के, प्यास के बैच को ज्वाइन करिए। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करिए। इस बैच का देखो फायदा क्या है, इस बैच का फायदा ये है कि इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। एक एक चीज आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाएगी, एक एक सब्जेक्ट आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा कि पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी, आपका कोई दोस्त किसी मशहूर और महंगे कोचिंग सेंटर में अगर बैठा हुआ है, जो भी हो, पंजाब का हो, केपीके का हो, सिंध का हो, कराची का हो, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपका अगर कोई दोस्त बैठा हुआ है, तो वहां पे भी जो टीचर्स उसको, जो फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही होंगी, उससे अच्छी फैसिलिटीज आपको मेरे बैचेस में मिलेंगी। पहले नंबर पे वहां पे जो फैकल्टी होती है वही फैकल्टी बहुत से केसेस में मेरे पास आके पढ़ाती है। तो आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा कि लाइव क्लासेस, आपको जो कोर्स कवर करवाया जाएगा वो पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी करवाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे। ये टेस्ट हमारे सेम पैटर्न के ऊपर होते हैं, एनईडी का होता है, फास्ट का होता है, नस का होता है एग्जाम। तो आप अगर नस के लिए सिर्फ तैयारी करने के लिए नहीं आ रहे, आपकी इस बैच में ना सिर्फ नस की बल्कि नस के साथ फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, एनईडी की, प्यास की, जीआईके की, लम्स की, आईबीए की, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में शामिल होगी। तो आपको तमाम के तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, एक एक चीज हम तरीके से लेके चलेंगे। तो आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी बल्कि साथ साथ वीकली बेसिस के ऊपर ग्रैंड टेस्ट होंगे, आपके मंथली बेसिस के ऊपर टेस्ट होंगे, और जो भी टेस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो भी टेस्ट होगा उसका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ना सिर्फ रिटन सोल्यूशन बल्कि वीडियो सोल्यूशन में एक्सप्लेनेशन। सही है। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आपको प्रॉपर्ली टॉपिकल पास पेपर्स और प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। टॉपिकल पास पेपर्स अगेन विद द सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अपनी तमाम की तमाम, हर टीचर आपको अपनी तमाम की तमाम किताबें प्रोवाइड करेगा। आपको ऑनलाइन बेसिस के ऊपर आपको एक एक चीज आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगी। ये जो लाइव क्लासेस होती है कैसे परफॉर्म होती है भाई, ये जूम के एप्लीकेशन के ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं, आपके प्रॉपर्ली पोर्टल होते हैं, टेस्ट हमारे पोर्टल के थ्रू होते हैं, प्रॉपर्ली टाइमर्स होता है, एक एक चीज बहुत मैकेनिज्म के जरिए तरीके से चल रही होती है। तो लाइव क्लासेस जूम के ऊपर होती हैं, और जो पोर्टल होता है उसका एक्सेस आपकी ईमेल के थ्रू होता है। सही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो भी लाइव क्लासेस में आपकी क्वेरी अगर होती है तो आप लाइव क्लासेस के अंदर भी उसको पूछ सकते हो। मगर अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करो, अगर आप कोई पेपर सॉल्व करो, कोई घर पे बैठे कोई किताब सॉल्व करो, आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, कोई मसले की बात नहीं है, हमारे पास डाउट लाइव क्लासेस अलग से होती हैं। यानी कि डिफरेंट डाउट टीचर्स होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्ली ग्रुप के अंदर भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, और आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस होती हैं लाइव। तो आपको वहां पे भी एक एक चीज एक्सप्लेन की जाती है। तो आपको ये तमाम के तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, ये जो फीस होती है भाई, ये फीस सिर्फ एक बैच की नहीं है, ये फीस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका 2 महीने में कोर्स खत्म हो गया
तो आप टाटा बाय बाय नहीं। ये जो फीस होती है बेटा, इस फीस के अंदर जब तक एप्टीट्यूड की तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट खत्म नहीं हो जाएंगे अप टिल अगस्त तक, सितंबर तक, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। आपकी तमाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नस के नेट 3 से पहले, नेट 4 से पहले एक दफा कोर्स अगर कवर हो गया नेट 3 से पहले, उसके बाद फिर एनईटी के राउंड से पहले भी कवर होगा, फिर यूटी से पहले भी हो रहा है, फिर प्यास से पहले भी हो रहा है, फिर फास्ट का टेस्ट तो जुलाई में जाके आ रहा है, उससे पहले भी कोर्स कवर हो रहा है। आप कोर्स के अंदर ही हिस्सा हो, आप लाइव क्लासेस को लेना चाहोगे आप दोबारा भी ले सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि जब तक आपको एप्टीट्यूड का सेशन चल रहा है अगस्त तक, जितनी दफा आप लाइव क्लासेस लेना चाहोगे आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आपको जो भी मेरे बाद के बैचेस होते हैं आप उसका भी हिस्सा बनते जाते हो। तो भाई न्यू बैच अभी फरवरी के अंदर स्टार्ट हो रहा है 14 फेब से, तो लाजमी तौर पर इस बैच को ज्वाइन करिए। इंशाल्लाह ताला जबरदस्त आपसे बैच की क्लास में मुलाकात होगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।